बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वक्त पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों की जद में है। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और जानो माल का नुकसान हुआ है, वहां पर जो ज़राअत है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। और मुझे खुशी है कि आज मैं जिस शख्स के साथ मौजूद हूँ, आपको इल्म है मैं खुशामद नहीं करता होता, इनको सुनता रहता हूँ। और ये ज़राअत के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक इंसाइक्लोपीडिया है। हम जानेंगे कि ये एक तो जिस तरीके से सैलाब से हमेशा तबाहकारियाँ पाकिस्तान में आती हैं, 1992 के अंदर, फिर 2010 के अंदर, अब 2022 है। तो क्या ये कुदरती आफत है? और आज इन्होंने मईशत के हवाले से एक बड़ा आम सेमिनार था, चीमा साहब ने बड़ी आम गुफ्तगू की है उसके अंदर। चीमा साहब ये बताइएगा कि ये सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, ये कुदरती आफत कहें, अजाब कहें, इसको क्या उन्वान दे? ये हमारा इसी तरह का मुकद्दर है, आप क्या समझते हैं? बेसिकली यू कैन से कि तीन किस्म की कैलमिटीज़ कह लें, ये चार कह लें। ज़लज़ला है, खुश्क साली है, सैलाब है और कोई बीमारी। ये चार किस्म की कैलमिटी कह लें। हमारे यहाँ ज़लज़ले खुश्क किस्म से कम है, सैलाब और खुश्क साली ये ज़्यादा है। दुनिया में जहाँ तरक्की होती है, तरक्की नाम ही इस चीज़ का है कि आप पे कैलमिटी कम असर करे। मतलब कोई मुसीबत जो है, ज़लज़ला हो या कैसे कि खुशहाली हो, सैलाब हो, असर कम करे। और अगर ये असर ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप तरक्की याफ्ता नहीं हैं। ये इसलिए नहीं है कि कैलेमिटी को आगे नुकसान कर जाए, ये इसलिए है कि इसको कंट्रोल किया जाए, इसके नुकसानात को कम से कम किया जाए, इसे ह्यूमन बीइंग की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। और आज कल जो नया एक फिनोमेना उठा है वो है आपका यू कैन से कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में यू कैन से कि हम तवक्को कर रहे हैं, ये दुनिया तवक्को कर रही है कि हमारे यहाँ को 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगले कुछ सालों में। 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का 1.3 से लेकर आलमोस्ट को 3.6 तक भी बढ़। अच्छा, ये टेम्परेचर बढ़ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इससे आप कह लें कि आपकी उगने वाली फसलों में या बनने वाले दाने में प्रोटीन की मिकदार कम हो सकती है। मतलब जो आटा आप इस वक्त 250 ग्राम खा के अपनी एनर्जी पूरी कर सकते हैं, वो शायद उस वक्त आपको 350 ग्राम खाना पड़े। बड़ी बड़ी साइंटिफिक तब्दीलियाँ हो रही हैं। इस तरह की चीज़ों में पहली जो चीज़ है उसमें यह है कि हम कंट्रोल करें, आप कह लें इसको, क्लाइमेट चेंज जो है इसको कंट्रोल कर सकें। दूसरी जो बातें दो कि हम ड्राउट एंड, और जब क्लाइमेट चेंज हो रहा हो तो फिर बारिशें भी बेवक्त होती हैं या यू कैन से कि बड़ी हार्श होती हैं, और अगर खुशहाली हो तो वो भी ज़्यादा होती है। इस साल हमने दोनों देखी। पहले हमारे दरियाओं में पानी नहीं था, नहरों में पानी नहीं था, इतनी खुशहाली मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। और उसके बाद बारिशें बहुत ज़्यादा आई और सैलाब आए। हमारा नुकसान दोनों ने किया। पहले ये था कि हमारे जो इस वक्त पानी के स्टोरेज को देखें तो मंगला और तरबेला ये बाकी सारे मिला के हमारे पास 26 मिलियन एकड़ फिट पानी महफूज होता है। जबकि हमारे पास पानी हमारे दरियाओं में जो बहता है सालाना वो 143 मिलियन एकड़ फिट है। अब हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम इसे 170 आप यू कैन से कि कोई आलमोस्ट 1 करोड़ मिलियन एकड़ फिट जो है, यू कैन से मतलब 100 मिलियन एकड़ फिट जो पानी है उसे सेव कर सकें। ये हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास है सिर्फ टोटल इस वक्त को 23 या 24 अपना 16 की टोटल है। जो इमरान खान साहब ने डैम बनाए थे, शुरू किए थे, उनको मिला के अब बननी है तकरीबन 2028 तक पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी बनेगी 26, 15-16 से बढ़ के 26। और 1968 के बाद कभी भी पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना। इमरान खान वाज द फर्स्ट पर्सन के जिन्होंने 40 साल बाद डैमों का काम शुरू किया और एक ही वक्त में 10 डैम शुरू किए। और हमसे पहले टोटल जो बजट लगता था मेरी मिनिस्ट्री का, ये आपका वाटर कंजर्वेशन में तकरीबन 10 अरब रुपये लगता था। वो 10 अरब की बजाय हमने 93 बिलियन रुपया सालाना लगाना शुरू किया। उसका रिजल्ट आने शुरू हो गए। अच्छा, दूसरी जो बात इसमें थी कि बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी जो था उसने इम्पेक्ट किया। तीसरी जो बात यू कैन से कि जब आप डैम बनाते हैं या वाटर स्टोरेज करते हैं तो इसके साथ ही आपका यू कैन से कि सैलाब और ड्राउट दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे यहाँ अब रिसेंट हम देख रहे हैं
जो बात हो रही है इस वक्त सैलाब की, इसके साथ ही डैम की बात हो रही है। लेकिन हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान में जो दरियाओं में आने वाला पानी है उसका नुकसान कम होता है। दरिया में आने वाला पानी मेन जो किनारे दूर बने होते हैं उन किनारों के अंदर रहता है, और किनारों के अंदर हमेशा आपकी आर्जी एस्टेब्लिशमेंट होती है, कच्चे घर होते हैं, कच्चे डेरे होते हैं, बोर उन्होंने किया होता है, मोटर उखाड़ते हैं ले जाते हैं, अपना पीटर उखाड़ते हैं ले जाते हैं, ईंटें उखाड़ी और सीधी कर दे, वहाँ पे चट्टा लगाया चले गए, वापस आके दोबारा बना रही। मेन नुकसान अगर होता है तो वो बारिश हैवी रेन्स का होता है, और हैवी रेन का नुकसान उस वक्त होता है जब आपकी ड्रेनेज ना हो। मसलन अभी पानी आया तो आपने देखा कि ड्रेनेज मौजूद थी, केपी में आज पानी नहीं है। जिस वक्त आपका दरिया काबल का पानी उतर जाएगा वहाँ पे कोई इशू नहीं है, या दरिया स्वात का पानी उतर गया, इशू नहीं है। आगे पंजाब में देखें तो पंजाब में भी पानी का इशू नहीं है। वजह कि आप बचपन में पढ़ते थे नाला पलखू नाला, एक नाला डेक, ये सियालकोट के 6 नाले, इसी तरह गुजरांवाला के नाले, इसी तरह आप कह लें कि नारोवाल के नाले, इसी तरह शेखपुरा के। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध में ये नहीं हुआ। सिंध में नेचुरल ड्रेन थी 4, उन 4 सॉरी नाजरीन, ये मैं इसलिए आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब आज हमने सेमिनार के अंदर यहाँ गुफ्तगू सुनी तो तकरीबन 90% एक ऐसी बातें थी जो हमारी तवज्जो नहीं होती और हमारे मीडिया पर ये चूँकि डिस्कस नहीं होती। आखिर एक ही टाइम के अंदर क्या पंजाब के अंदर बारिशें कम हुई और सिंध में ज़्यादा हुई कि वहाँ पर तबाही हुई, ये ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। पंजाब में बारिशें, मतलब गुजरात में जितनी बारिश हुई 742 mm बारिश हुई 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त में। इसी तरह अगर बारिश हम देखते हैं जैकबाबाद में तो वो भी तकरीबन इतनी ही हुई, 700 के लगभग हुई। इसी तरह हम सियालकोट की बारिश देखें या गुजरांवाला की बारिश देखें तो ये बदीन के हिसाब से, या जैकबाबाद, या यू कैन से कश्मीर, उसके हिसाब से राइस वर्सेस राइस एरिया पंजाब का और राइस एरिया सिंध का, इनमें बारिशें तकरीबन बराबर हैं। मतलब गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, इस हफ्साबाद इनकी बारिश, और उधर आप कह जैकबाबाद, लाड़काना वगैरह उसकी बारिश बराबर है। लेकिन यहाँ पे बड़ी खूबसूरत इस वक्त चावल खड़ा है, एक इंच चावल ख़राब नहीं हुआ। वहाँ पे इस वक्त 11 लाख एकड़ तक, 10 से 11 लाख एकड़ राइस डूब गई है। वजह यहाँ पे ड्रेनेज काम करती है, वहाँ पे ड्रेन नहीं है। सो हमारे यहाँ लोगों को आज तक ड्रेन का नहीं पता कि इसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है। ये इसी तरह है कि जैसे आपके घर का गटर बंद हो जाए, आपकी गली का गटर बंद हो जाए, आपकी सोसाइटी का गटर बंद हो जाए, तो फिर कितनी लेवेबल है, कैसे इंसान वहाँ रह सकते हैं। इसी तरह पौधों का है कि कभी भी बारिश ज़्यादा हो जाए, कभी भी सैलाब आ जाए, कभी भी कोई इशू बन जाए, अगर पानी एक्स्ट्रा पानी निकल नहीं सकता तो फसल ने वहाँ नहीं बचना, इंसान वहाँ नहीं रह सकते, जानवर वहाँ सर्वाइव नहीं करते। लेकिन हमने कभी इस तरह गौर नहीं किया, और स्पेशली जो करप्ट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने गौर नहीं किया। मैं समझता हूँ जो पुराने बने हुए सिस्टम थे वो भी सिंध गवर्नमेंट ने उखाड़ दिए, ख़राब कर दिए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उन पर फ़ायदा नहीं उठाया, ख़राब कर दिए। लिहाजा आज जो बड़ी तबाही हुई है ये 2 जगह हुई है, सिंध में हुई है और बलूचिस्तान में हुई है। इसमें कोई तबाही होने वाली वजह नहीं थी, बारिश उतनी ही हुई है जितनी पंजाब में हुई है। फिर इसी तरह जो सखर डूब गया सारा, सखर में 90% काटन का लॉस हो गया, लेकिन रहीम यारा में काटन का लॉस 12% हुआ। रहीम यारा में 12% इसलिए हुआ कि रहीम यारा का ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके नाले काम कर रहे थे, चल रहे थे, वो जाके आप कह लें चोलिस्तान में पानी फेंक रहे थे। लिहाजा इन्होंने यहाँ पे जो आप कह लें सिंध में सखर में पुराना एक सरसूती दरिया होता था, उसे मतलब पुराना डाडर भी कहते थे। वो पानी यहाँ से लेके जाता था यू कैन से कि ये था उसका नाम शकूर लेक में पानी लेके जाता था, वो बंद हो गया। राइट बैंक कैनाल उस पर कब्ज़ा हो गया। सो जो ड्रेन थी उस पर कब्ज़ा होने की वजह से आज सारे सिंध का पानी वहीं खेतों में खड़ा हो गया। आज देहातों में 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है, छोटे शहरों में पानी खड़ा है, बड़े शहरों में पानी खड़ा है, सारी सड़कें बंद हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया। सिर्फ और सिर्फ काटन का जो एक्सपोर्ट का लॉस है $12 अरब है। और इसी तरह आप कह लें कि 2 मिलियन टन की ये कम पैदा होगी, यू कैन से दिस ये मुंजी है। लोगों को समझ लगेगी कि वहाँ पे तकरीबन इस वक्त को 2 लाख एकड़ के लगभग प्याज था। वो प्याज जब सारा डूब गया है तो जो प्याज 70 रुपये किलो था वो आज 280 रुपये या 250 रुपये किलो है। इसी तरह टमाटर आजकल वहाँ से आता है, वो टमाटर जो है वो सारा जब डूब गया तो टमाटर ख़राब हो गया, मतलब महंगा हो गया। इस तरह मिर्चें सारी 1.5 लाख एकड़ मिर्च थी वहाँ पे। वो मिर्च जब आज मेरे को 12 हज़ार रुपये की हो गई है। वजह ये कि वहाँ लगी मिर्च सारी डूब गई। तो हमारे यहाँ करने वाला काम यह है कि हम 23 करोड़ लोग हैं,
इस साल 23 करोड़ हो जाएंगे। 23 करोड़ लोगों में जिस चीज़ की किल्लत हो जाए वो बाहर से मंगवा के नहीं पूरी हो सकती। वो आपकी 80% खुराक आपको, 90% खुराक आपको लोकल प्रोड्यूस करनी पड़ती है। और इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं कि दुनिया में पैदा होने वाला चावल 515 मिलियन टन पैदा होता है, सिर्फ 9% ट्रेड होता है, बाकी सारा जहाँ पैदा होता है वहीं खाया जाता है। जो गंदम है ये तकरीबन 16-17% ट्रेड होती है, बाकी जहाँ पैदा होती है वहीं खाई जाती है। इसी तरह मकई 15% ट्रेड होती है, जहाँ पैदा होती है वहीं खाई जाती है या कंज्यूम होती है। सो सारे के सारी दुनिया में जो जिन्स है, खुराक है, जहाँ पैदा होती है वहीं खाई जाती है। हम अगर आज टमाटर कहीं बाहर से मंगवाना लगे, हम आज अगर प्याज बाहर से मंगवाएं, हम अगर आज चावल बाहर से मंगवाएं या गंदम बाहर से मंगवाएं, हम नहीं बचते। और फिर हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट ने तो मतलब हम तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अब अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जा रहे हैं और ऊपर से आपकी खुराक कम हो गई, तो फिर शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बुरा टाइम तो कभी भी नहीं था। अगर इतना बुरा टाइम है तो फिर जब इन लोगों की कोई तारीफ़ करता हुआ नज़र आए, मुझे आप कह लें किसी अदारे का बंदा हो या कोई न्यूट्रल हो या कोई और हो, तो हमें और ज़्यादा दुख होता है कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लोग इस वक्त बदकिस्मती की अहीर पे पहुँचे हुए हैं। सो शायद मतलब लोगों को शऊर देना मकसद था। अल्लाह ने मुसीबत को बड़ा कर दिया है, अल्लाह ने मुसीबत का क्वांटम बड़ा कर दिया है। इन लोगों की जो यू कैन से कि नालायकी थी उसको ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है कि लोगों को समझ लग जाए। मैं समझता हूँ अब जुल्म की जो अंधेरी रात है छोटी है, इंशाल्लाह जल्दी खत्म होगी। अच्छा ये बताइएगा कि अगर आपकी हुकूमत होती, देखिए ना ये तो बारिश हुई और सारी चीज़ें तो पहले से मौजूद थी, आपकी हुकूमत होती तो आप फौरी क्या इक़दामात करते? और थोड़ा सा नादरीन को ये भी बताएं, चूँकि आप जो है वो ज़राअत के हवाले से सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपने पहली जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी या नून लीग की, वो यहाँ पर काफ़ी फसलें हो रही थी, ट्रेड भी हो रही थी। आपने ऐसे कौन से इक़दामात किए थे कि आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर थी? और अभी आप अगर आपकी हुकूमत होती तो फौरी तौर पर आप क्या करते? सबसे पहली बात तो जो है ना, इंसाफ कायम करना। हमने किसान को उसकी प्रोड्यूस का रेट दिया। किसान को जब प्रोड्यूस का रेट दिया तो ये एक छोटी सी बात आपको लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत बड़ी बात है। पहले जितनी मुस्लिम लीग नून ने आप कह रियायतें दी हैं शहरी आबादियों को, वो सारी की सारी किसान की कास्ट पे दी। किसान का नुकसान किया, उससे सस्ती गंदम खरीदी, आके शहर में सस्ता आटा बेच दिया। हमने ये नहीं किया। हमने गरीब लोगों को सस्ता आटा सब्सिडी डाल के दिया। हमने किसान से गंदम इंटरनेशनल रेट के तकरीबन बराबर ली, क्लोज ली, लिहाजा उसका मुनाफा बढ़ा। तो मेरे दौर में, मेरी वजारत के दौर में एक साल किसानों की आमदन बढ़ी 1200 अरब रुपया, दूसरे साल किसानों की आमदन बढ़ी 1400 अरब रुपया, 2600 अरब रुपये की आमदन बढ़ी। और मैंने वज़ीर आज़म से जिस दिन मेरा पहले सिलेक्शन थी तो इंटरव्यू में मैंने कहा मैं लोगों की इनकम 10,000 अरब रुपये बढ़ाऊँगा 2028 तक, मैंने कहा। लेकिन बाद में मुझे समझ लगी कि ये थोड़ी है, हम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 10,000 बिलियन से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। सो मेरे 2 सालों में 26 अरब रुपये इनकम जो बढ़ी, हमने कमाद का रेट उन्हें पूरा लेके दिया, हमने उन्हें मकई का रेट पूरा लेके दिया, काटन का रेट पूरा लेके दिया। काटन का रेट नॉर्मली 12-14 सेंट कम होता था, हमारे दौर में सिर्फ 3 सेंट रेट कम था इंटरनेशनल मार्केट से। वो भी हमारी चुनाई ठीक नहीं होती, सो हमारी क्वालिटी थोड़ी सी उनसे कम होने के बावजूद हमने इंटरनेशनल रेट के करीब 3 उनको रेट लेके दिया। टेक्सटाइल मिलों को सारों को मैंने विज़िट किया कि आप अगर एक किसान की सपोर्ट नहीं करोगे तो काटन बैठ जाएगी, काटन बैठ गई तो आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। आपने इसमें अरबों डॉलर लगाए हुए हैं, अरबों डॉलर लगा के तो आपका जो सप्लाई चेन है उसको आप महफूज नहीं रख रहे। लिहाजा उन्होंने मुझसे इत्फाक किया, बार बार सारी उनकी जो एसोसिएशन से उनके साथ मीटिंग की मैंने, और उन्हें कन्विंस किया कि आप अपना जो सप्लाई का सिस्टम है इसको बचा के रखें और आगे जाके अपने बंदे, मैंने कहा आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मैंने फैक्ट्री में देखते हैं, शहर में देखते हैं, मैंने खेत में खड़ा नहीं देखा, तो आप अपनी हायरिंग करें और खेतों में बंदे खड़े करें जो आपकी क्वालिटी इंप्रूव करें, लोगों को मतलब कीड़े से बचाना, बीमारी से बचाना, अच्छी पैदावार लेना, हाई क्वालिटी पैदावार लेना, वहाँ से बात शुरू करें तो फिर आपकी लॉन्ग टर्म आपकी काटन सेव होगी। और उन्होंने इस पर शुरू किया। लिहाजा मतलब जो आपने पूछा कि हमने क्या किया, तो इसमें एक तो ये थी कि रेट ठीक लेके दिया, दूसरा ये किया कि हमने किसान को इज़्ज़त बड़ी दी। हमने उसे, किसान बेसिकली आप कह लें कि एक इग्नोर्ड तबका है, 83 लाख किसान है, एक्सट्रीमली इग्नोर्ड। एक बंदा रुझान में बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा है कि शायद मेरे मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। अगर मैं जाके उसे किसी न किसी तरीके से अप्रोच करके उसके इलाके में कहीं पहुंच जाता हूं, या मतलब उस तक मेरी आवाज़ पहुंच जाती है किसी भी तरीके, वो रेडियो से पहुंचे, आपके थ्रू पहुंचे, टीवी से पहुंचे, कि मैं उसे प्यार करता हूं, मेरे लिए बड़ा अहम है, उसकी अहमियत ये है और बड़ा हलाल की रोटी खा रहा है और वो इस मुल्क के लिए कितना अहम है, तो ये उसके लिए काफ़ी है ये बात। और साथ मेरी गाइडेंस पहुंच जाए, मेरे लोग पहुंच जाए वहाँ पे, आप कह लें एक्सटेंशन सर्विसेज पहुंच जाए, उसको रेट ठीक पहुंच जाए, उसे टेक्नोलॉजी उसके पास पहुंच जाए, मैनेजमेंट की स्किल्स उसके पास हम भेज रहे हैं, तो ये सारे काम हमने किए। दूसरा हमने किया
तीसरा जो काम हमने किया वो ये किया कि जो बेसिक थी यहाँ पे सबसे बड़ी इनकम है लोगों की लाइफ स्टॉक से, लाइफ स्टॉक की नस्ल को और लाइफ स्टॉक के चारे को और लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश की। चौथा हमने ये किया कि जितनी हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ एक असल में मसला है कि एहसास कमतरी बड़ा शदीद है और वो बड़े तबकों में ज़्यादा है। तो वो उसमें आप कह लें कि हमने जितनी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, मतलब ड्राई फ्रूट सारे इंपोर्ट होते हैं, उनकी हमने रिप्लेसमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काफ़ी काम किया और हम बड़े कामयाब जा रहे थे। फिर ये कि अभी रिसेंट पिछले साल की लास्ट बात मैं करना चाह रहा हूँ कि हम 4 फसलों में दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ ली हमने। 4 फसलों में हमने हाईएस्ट ग्रोथ ली और कुछ 3 या 4 फसलें ऐसी जिनमें सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ थी। हमारी मकई में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ थी दुनिया में। इसी तरह आप कह लें दुनिया में ब्राज़ील की नंबर 1 ग्रोथ हुई, मकई की प्रोडक्शन में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ हमारी हुई। तुर्की की ऑयल सीड में नंबर 1 ग्रोथ हुई, सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ हमारी हुई। इसी तरह राइस की जो ग्रोथ है, ये मेरे ख्याल मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कौन से मुल्क के नंबर 1 थी, नंबर 2 हमारी थी। सो 4 फसलें ऐसी थी जिनमें सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ हमारी थी और बाकी फसलों में, सब्जियों में, फ्रूट्स में, दालों में वो हाईएस्ट ग्रोथ हमारी थी। सो अगर हम देखें कि वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से तो हमारी तमाम अहम फसलों में हाईएस्ट ग्रोथ है। और हाईएस्ट से मुराद कभी 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना आप देख रहे थे आज क्या नाम है। तो ये हमारी अचीवमेंट्स थी। सो हम ये नहीं कहते हम ये करेंगे, हमने जो 2 साल में करके दिखाया वो बड़ा आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना एक मौजाना या मौजाती तौर पर एक बड़ी वंडरफुल अचीवमेंट थी। इंशाल्लाह आगे भी हम यही करेंगे। एक जो है ना आखिरी सवाल का नाज़रीन को जवाब दे दे। आप देखिए सैलाब है, माल मवेशी तबाह हो गए हैं, ज़राअत तबाह हो गई है उन इलाकों के अंदर। अब फौरी तौर पर क्या इक़दामात कर सकते हैं, चूँकि फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो अब पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ हमें ना थोड़ी सी ज़मीनें फारग हुई हैं, यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा कम है, हमें आलू की फसल ज़्यादा लगानी होगी और मकई की फसल ज़्यादा लगानी होगी। मकई और आलू, मकई आजकल लगाए हैं हम। तो ये 2 फसलें जो है तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है और हाई न्यूट्रिशन है, तो दूसरा पैदावार ज़्यादा देती हैं। सो हम आलू थोड़ा इसकी कंजम्पशन को प्रमोट करें। और दूसरा जो करने वाला काम है कि हम ये जो मेज़ है, मेज़ की जो प्रोटीन है ये गंदम से कम है, इसकी एनर्जी उसके बराबर है, ऑयल इसमें ज़्यादा है और एनर्जी इसकी उसके बराबर है। लिहाजा ये थोड़ा लिटिल सुपीरियर फूड है दैन वीट। इसका अगर उसके साथ मिक्सिंग हम एक बना दें, कानून बना दें कि इसकी फ्लोर में इतनी मिक्स करेगी तो लोगों की खुराक भी बेहतर हो जाएगी। और मकई निकलती है आलमोस्ट 100 मन फ़ी एकड़, गंदम निकलते 40 मन फ़ी एकड़, 5 महीने के बाद ये निकलते 3 महीने बस हो। सो हमारी फ्यूचर की मैं समझता हूँ इस प्रेशर में आके हम आज कर लें, क्योंकि ये वैसे ही हमारे लिए ज़रूरी है कि गंदम के लिए ज़रूरी है कि लॉन्ग कोल्ड वेदर हमारे पास नहीं है। सो गंदम का कि अच्छी पैदावार के लिए हमारा मौसम सूट नहीं करता। फ्यूचर में भी हम गंदम को शायद क्वांटिटी पूरी ना कर सकें, लिहाजा उसमें मिक्स करना इसको मकई को ये बड़ा ज़रूरी है। लिहाजा हम ज़्यादा मकई उगाएं, उस पर ज़्यादा शिफ्ट हों और क्विकली शिफ्ट हों और साथ हम गंदम में मिक्स करके ग्राइंड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो आप करने वाले काम है वो ये है कि इस वक्त गंदम का लगना ख़तरे में है, वो इसलिए कि DAP बहुत महंगी है, पोटाश बहुत महंगी है। मैं समझता हूँ एक फेडरल गवर्नमेंट मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इस वक्त DAP पे और पोटाश पे और डीज़ल पे, ये 3 चीज़ों पे अपने किसानों को सब्सिडी दूँ। ये 3 चीज़ों पे सब्सिडी दूँ और उसे मोटिवेट कर लूँ तो दैन मेरी ज़रा तरक्की कर सके इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जमशेद चीमा साहब। वैसे मैंने आपको बताया है कि इंसाइक्लोपीडिया है, मज़ीद भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टाइम तफसील के साथ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।